अच्छा जी, सो आज की इस वीडियो के अंदर ना मैं जीआरई का जो वर्बल स्टडी प्लान है उसको एज ऑफ 2026 के लिए अपडेट करूंगा, और इसके अंदर मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि अगर आप आज 2026 के अंदर अपनी जीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेसिफिकली आप वर्बल के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, किन मटेरियल्स पे फोकस करना चाहिए, आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कितने आवर्स, कितने वीक्स, कौन सी वोकेबलरी, किन चीज़ों के ऊपर आप अपना टाइम जो है वो लगाएंगे सो दैट यू आर एबल टू गेट योर डिजायर्ड स्कोर। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली दफा जीआरई के ऊपर आ रहे हैं मैं उनको एक बार क्लियर कर दूं कि जीआरई का जो वर्बल सेक्शन है ना, दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज और योर स्पीकिंग और योर रीडिंग और योर लिसनिंग स्किल्स। इट इज अ टेस्ट ऑफ एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, लर्निंग वोकैबुलरी एंड अप्लाइंग दैट वोकैबुलरी दैट यू हैव लर्नड इन द जीआरई क्वेश्चंस। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो जीआरई की वर्बल को टोफल या आइल्स के साथ भी मिक्स करने लग जाते हैं। आइल्स और टोफल जो है वो लैंग्वेज टेस्ट है, वो आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी और ग्रामर को चेक करते हैं, वेयर एज जो जीआरई है ना वो आपकी फ्लुएंसी और ग्रामर को चेक नहीं करता, वो सिर्फ आपकी एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को टेस्ट करता है। तो अगर आपका ये ख्याल है कि जी मैं बहुत सारे नॉवेल्स और आर्टिकल्स पढ़ के अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव कर लूंगा, तो दैट इज अनफॉर्चुनेटली नॉट गोइंग टू वर्क ऑन द जीआरई। नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं लंबे लंबे, तो उससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स तो बिल्ड हो जाएंगी, लेकिन जीआरई इज नॉट टेस्टिंग दैट। लाइक आई सेड, जीआरई इज टेस्टिंग योर एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो उसके लिए आपको जो फोकस होगा वो फिर आर्टिकल्स और नॉवेल्स से हट के करना होगा। जीआरई इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी, तो इस वजह से आपको वहां पे वोकैबुलरी भी बिल्ड करनी होती है। बट द गुड थिंग इज के वोकैबुलरी पार्ट ऑन द वर्बल सेक्शन इज 50% एंड द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इज अनदर 50%। तो अगर कोई बंदा कहता है कि जी मेरी वोकैबुलरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है या आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन वोकैबुलरी, तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर भी फोकस करके एक डिसेंट स्कोर ले सकते हैं एंड वाइस वर्सा। मैं जो ना जीआरई की जो वर्बल प्रेप है ना उसको एक 4 पिलर सिस्टम के ऊपर बेस करता हूँ। इसके अंदर 4 मेन कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है फ्रॉम डे वन। नंबर वन इज वोकैबुलरी यानी कि बिल्डिंग वर्ड्स। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि योर एबिलिटी नॉट जस्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो टू एनालाइज एंड प्रोसेस इट। थर्ड इज द टेक्स्ट कंप्लीशन एंड द सेंटेंस इक्विवेलेंस, यानी कि इन अदर वर्ड्स ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस होते हैं जो जीआरई के अंदर आते हैं, विच आर टेस्टिंग योर वोकैबुलरी नॉलेज एज वेल एज योर एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। और जो फोर्थ पार्ट है ना दैट इज एरर एनालिसिस, यानी कि देखें कोई भी प्रिपरेशन जीआरई की तो वो इनकम्प्लीट है अगर आप अपने एरर्स को आइडेंटिफाई करके पिन पॉइंट करके उनके ऊपर फोकस, या मैं कहूंगा लेजर फोकस करके उनके ऊपर काम नहीं करेंगे। आप बेशक जितनी मर्जी प्रैक्टिस करते रहें, जितने मर्जी क्वेश्चंस करते रहें, जितनी मर्जी बुक्स वीडियोस वगैरह पढ़ते रहें, स्ट्रेटजीज टैक्टिक्स टेक्निक्स सेशंस लेते रहें, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप रेगुलर बेसिस के ऊपर अपना एरर एनालिसिस नहीं कर रहे, एक एरर लॉग मेंटेन नहीं कर रहे जिसके थ्रू आप अपनी मिस्टेक्स को ट्रैक कर रहे हो, तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो एक सर्टेन लेवल के ऊपर जो है वो नहीं जा सकेगी। आपका स्कोर जो है वो मोस्ट लाइकली 150 से 155 की रेंज में आके फंस जाएगा। और इसके अंदर कुछ ज्यादा फैंसी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मेंटेन कर ले, उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो वर्ड्स, वो क्वेश्चन टाइप्स, वो चीजें जो कि आपको प्रॉब्लम्स दे रही हैं, वो जो कि रिपीटेडली आपकी गलत हो रही हैं, जो कि आपकी मेमोरी में से मिस आउट हो जाती है, उन चीजों को आप ट्रैक करते रहें ताकि वक्तन फवक्तन बंदा उन चीजों को रिवाइज रेगुलर बेसिस पे करता रहे और अपने स्कोर को जो है वो वहां से इंप्रूव करता रहे। अब यहाँ पे एक चीज मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करनी थी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट, कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक टारगेट स्कोर रख रहे हैं अपने जहन में कि जी मुझे 155 प्लस का स्कोर चाहिए जीआरई वर्बल के ऊपर, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इज अ वेरी डिसेंट स्कोर, तो अगर आपका टारगेट इज अराउंड 155 तो आप यहाँ पे आपके पास एक चॉइस काइंड ऑफ बिल्ड हो जाती है। वो चॉइस ये है कि या तो आप वोकैबुलरी और टेक्स्ट कंप्लीशन और इक्विवेलेंस, ये जो दो चीजें हैं क्योंकि ये दोनों हैंड इन हैंड जाती हैं, वोकैबुलरी की एप्लीकेशन जो है वो टेक्स्ट कंप्लीशन और सेंटेंस इक्विवेलेंस क्वेश्चंस के थ्रू हो रही होती है, तो आप 1 और 3 जो ये दो चीजें इन पे फोकस किया तो कर लें, और या आप सिंपली सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस कर लें। इनमें से कोई एक के ऊपर आप फोकस कर लें कॉम्बिनेशन के ऊपर एंड यू विल बी एबल टू गेट अ 155 ऑन द वर्बल सेक्शन। 160 को क्रॉस करना चाहते हैं तो देन आपको ये 1 2 3 ये तीनों चीजों को बड़ा रिगरसली करना होगा। और नीडलेस टू से जब आप जितना हायर स्कोर एम कर रहे होते हैं ना स्पेशली 160 के अंदर, एरर एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। एरर एनालिसिस के बगैर आप 160 प्लस के ऊपर जो है ना वो नहीं जा सकेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जीआरई का ये है कि देयर इज सो मच मटेरियल आउट देयर ऑन द इंटरनेट, बहुत सारा मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है, बहुत सारा मटेरियल जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल है, कोई सब्सक्रिप्शन की फॉर्म के अंदर भी मटेरियल अवेलेबल है। तो लोग जो कि फर्स्ट टाइम जीआरई की प्रेप कर रहे होते हैं वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम कौन सा रिसोर्स उठाएं और अपने आप को उसके ऊपर स्टिक करवाएं या फोकस करवाएं। तो माय सजेशन ओवर ईयर्स ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स है इसके सिर्फ एटीएस का मटेरियल इज द मोस्ट ऑथेंटिक मटेरियल। उसके अगर आप लेफ्ट राइट जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजें जो है ना वो अपनी जाया कर रहे हैं, टाइम अपना जाया कर रहे हैं, अपनी एफर्ट को जाया कर रहे हैं, और आप एक अनरियलिस्टिक किस्म की जो है ना वो अपने लिए एक्सपेक्टेशन सेट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे जो अनऑफिशियल क्वेश्चंस हैं वो ऐसे डिजाइंड होते हैं जैसे कि जीआरई पे वो कभी टेस्ट ही नहीं उस तरह से होते हैं। तो ओनली फोकस ऑन द एटीएस मटेरियल। वोकैबुलरी के ऊपर आप एटीएस की एक
वर्ड लिस्ट है जो कि उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है फॉर $50, आप वो भी बाय कर सकते हैं। और अगर आप वो नहीं बाय करना चाहते तो आप मेरी वोकैबुलरी वर्ड लिस्ट है विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द एटीएस वन, सिर्फ ये कि उसके अंदर कुछ और वर्ड्स भी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि एटीएस ने मिस आउट किए हुए हैं, उनको भी मैंने डाला हुआ है। तो इनमें से कोई एक वर्ड लिस्ट जो है आप यूज कर लें। उसके बाद टेक्स्ट कंप्लीशन, इक्विवेलेंस और आरसीज के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ईटीएस के क्वेश्चंस पे आपने फोकस करना है। ऑलमोस्ट 500 प्लस क्वेश्चंस इन टोटल है, जिनमें से ऑलमोस्ट 250 प्लस के करीब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस हैं, और जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट कंप्लीशन और इक्विवेलेंस वाले, वो भी तकरीबन इन टोटल 250 प्लस है, विच इज अ लॉट ऑफ मटेरियल बाय द वे। अगर आप इसके ऊपर फोकस करें, इसको प्रॉपरली सिस्टमेटिकली अपनी स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स वगैरह बेसिक्स को सीखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो डेफिनेटली यू वुड नॉट नीड एनी अदर मटेरियल आउट देयर। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस या एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए होता है, उसके लिए भी यू गाइस कैन रीच आउट टू मी, आई कैन शेयर अ लॉट ऑफ द क्वेश्चंस जो कि स्पेशली इन द रिसेंट ईयर्स जो जीआरई के ऊपर रिसेंट मंथ्स में आ रहे हैं वर्बल के ऊपर, वो मैं शेयर कर सकता हूँ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आप इनको खत्म कर लें, इनके ऊपर एक अपनी जो प्रोफिशिएंसी है वो बिल्ड कर लें, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लें, अपनी स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स को परफेक्ट कर लें। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे मजीद स्कोर इंप्रूव करना चाहिए, देन यू कैन रीच आउट टू अस एंड आस्क फॉर मोर क्वेश्चंस फॉर अराउंड दीज टॉपिक्स। सबसे पहला फेज जो है वो ऑलमोस्ट 2 वीक्स का है, जिसके अंदर आप ज्यादा फोकस करते हैं अपनी फाउंडेशंस के ऊपर। एवरी डे अगर आप 2 to 3 आवर्स प्रिपरेशन के ऊपर लगा रहे हैं, तो 2 वीक्स के अंदर जो है ना वो आपकी जो फाउंडेशंस है वो अच्छी खासी कंसोलिडेट हो जाएंगी, अच्छी खासी बिल्ड हो जाएंगी। सबसे पहली चीज है कि आपको अपने जो बेसिक्स है ना, बाय बेसिक्स आई मीन आपको क्वेश्चन टाइप्स का पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट का पता होना चाहिए। फिर उसके ऑन टॉप ऑफ दैट आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने। लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप इनमें से कोई एक रिसोर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनहट्टन की जो बुक्स हैं इंटरनेट के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है, मैनहट्टन की वर्बल स्ट्रेटेजी गाइड्स, ये आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और टेक्स्ट कम्प्लीशन इक्विवेलेंस की मिल जाती हैं। दीज आर वेरी गुड बुक्स। ये जिस तरह की आपकी बेस बिल्ड कर देती हैं, आपको टेक्निक सिखा देती हैं, वो बड़ी वाइडली एप्लीकेबल और यूजफुल है ऑन द जीआरई वर्बल सेक्शन। आप इन बुक्स को ले सकते हैं। अगर आप थोड़े से पैसे खर्चना चाहते हैं तो आप ग्रेगमेट की भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसके अंदर भी वर्बल की टेक्निक्स जो है वो काफी अच्छी है। हाउएवर ग्रेगमेट के साथ मेरा एक गिला ये है कि वो बहुत ज्यादा बाल की खाल उतारता है, बहुत ज्यादा निटी ग्रिटीज में चला जाता है, जिसकी वजह से एक जो स्टूडेंट्स होते हैं जनरली वो थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बट रिगार्डलेस इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स, इट रियली इज वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल जो कि स्पेशली नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं। स्पेसिफिकली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए कोई रिसोर्स मजीद कोई कंसल्ट करना चाहते हैं तो एक ये जीमैट निंजा के यूट्यूब वीडियोस हैं, ऑल्दो ये हैं जीमैट की, लेकिन जीमैट और जीआरई के क्योंकि आरसी के जो फंडामेंटल्स और बेसिक्स हैं वो सेम ही होते हैं, तो आप इन वीडियोस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बिल्डिंग योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन फाउंडेशन नॉलेज। दीज आर एक्सीलेंट वीडियोस, आइडियली आपके 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएंगे, यानी कि टोटल ऑफ 10 to 15 आवर्स में यू विल बी डन विद ऑल ऑफ देम। तो उसके बाद फिर ये है कि पैरेलल के अंदर आप साथ साथ एक तो अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करना शुरू कर दें, प्लस 1 to 2 पैसेजेस पर डे और 10 to 15 टेक्स्ट कंप्लीशन इक्विवेलेंस क्वेश्चंस पर डे। वोकैबुलरी जो फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स की वोकैबुलरी है ना वो आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट वर्ड, सपोर्ट वर्ड्स, टोन ऑफ द पैसेज, टोन ऑफ द सेंटेंस, क्या वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस तरह के जो ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं जो कि किसी चीज के अंदर कॉन्ट्रास्ट ऐड कर रहे होते हैं, जैसे कि हाउएवर है, ऑल्दो है, या कोई सपोर्ट वर्ड्स हैं जैसे कि मोर ओवर, एडिशनली, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जब भी आप अपनी जीआरई की बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज को बिल्ड कर रहे होंगे ना तो इन चीजों के ऊपर आपने एक्स्ट्रा फोकस करना। जब मैं लोगों को पढ़ाता भी हूँ तो मैं लोगों को सिर्फ इन चीजों पे फोकस करवाता हूँ और उस चीज को परफेक्ट करवाने की कोशिश करता हूँ, और बाय डूइंग दैट पीपल आर एबल टू स्कोर 165 बाय जस्ट फोकसिंग ऑन दीज 2 थिंग्स, टोन वर्ड्स एंड ट्रांजिशन वर्ड्स। हमारे स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि हम किताबों में बहुत ज्यादा टाइम जाया करते हैं। हमें लगता है कि यार बुक्स पढ़ते जाओ, थ्योरी पढ़ते रहो, नॉलेज है वो इंप्रूव होती रहेगी, बिल्ड होती रहेगी और आपका स्कोर भी आना शुरू हो जाएगा। ऐसा जीआरई पे तो हरगिज नहीं होता। और जीआरई के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है ना वो है प्रैक्टिस। बुक्स के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना। हाँ, लाइक आई सेड इन द प्रीवियस स्लाइड के यू नीड टू फोकस ऑन बिल्डिंग अ बेस नॉलेज और फाउंडेशन नॉलेज। उसके लिए आप बुक्स पढ़ें, 1 दफा 2 दफा पढ़ लें, 3 दफा पढ़ लें, बट 1 हफ्ते से ज्यादा उन बुक्स पे आपको अब टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। देन यू नीड टू मूव एसएपी टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसके बाद मैं एक और चीज बता दूं, एक और जगह भी लोग जिसमें पढ़े होते हैं ना उनको लग रहा होता है कि यार कोई मैजिक ट्रिप्स है या टेक्निक्स है टू सॉल्विंग जीआरई वर्बल क्वेश्चंस। ऐसा हरगिज नहीं है। यस, देयर आर सर्टेन बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स व्हिच वन शुड नो, लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस स्लाइड कि यू नीड टू फोकस ऑन द टोन, ऑन द ट्रांजिशन वर्ड्स, वो सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी मैजिक ट्रिक्स नहीं है कि आप कहें कि मुझे वो ट्रिक या टेक्निक पता चल जाए तो मैं अपना पूरा वर्बल सेक्शन जो है ना उसको एस कर लूंगा। अगर ऐसा कभी वर्बल में होता तो हर कोई वो कर लेता और हर किसी का स्कोर आ रहा होता। इफ यू आर गोइंग आउट देयर एंड वेस्टिंग योर टाइम लुकिंग फॉर देम तो आप अच्छा खासा टाइम जो है अपना वो जाया करेंगे। फिर फ्लैश कार्ड्स के ऊपर भी आपने ज्यादा टाइम जाया नहीं करना। फर्स्ट 250-300 वर्ड्स वो फ्लैश कार्ड्स के थ्रू बिल्ड करें, उसके बाद अपने फ्लैश कार्ड्स बनाए। जीआरई के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे होंगे, उसके अंदर जो वर्ड्स आपको अनफेमिलियर लगते हैं, जो अननोन वर्ड्स हैं, उनके अपने फ्लैश कार्ड्स खुद बनाते रहे। वो
इंपॉर्टेंट जीआरई वर्ड्स भी होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ईटीएस के क्वेश्चंस पे हम फोकस कर रहे हैं, तो वहां पे जो वर्ड शो अप कर रहे हैं दो ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ताकि ये कि आप सिर्फ उन चीजों के ऊपर फोकस करें जो कि आपकी प्रॉब्लम एरियाज है। अगर आप प्री मेड फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो कि आपको ऑलरेडी पता होंगे, आप अपना टाइम जाया करेंगे उनके ऊपर। जबकि अगर आप अपने फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे तो उसमें फायदा आपको ये होगा कि सिर्फ आप उन्हीं के बनाएंगे जिन वर्ड्स का आपको आइडिया नहीं है। लास्ट थिंग, रीडिंग नॉवेल्स एंड आर्टिकल्स। क्या जी कोई वेबसाइट बता दें जिस पे जाके मैं रीडिंग करता रहूं बैठ के, यूजलेस है इन 2026 फॉर जीआरई। जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो आप अपनी रीडिंग स्पीड बिल्ड कर सकते हैं, आप अपनी रिटेंशन कैपेबिलिटीज बिल्ड कर सकते हैं, आप अपनी वोकैबुलरी की कॉन्टेक्चुअल नॉलेज को भी बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्टिकल्स और नॉवेल्स इस नीयत से पढ़ेंगे, ये पढ़ने के बाद जो है मैं अपनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इंप्रूव कर लूंगा, उनके क्वेश्चन जो मेरी परफॉर्मेंस है ऑन द जीआरई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन वो इंप्रूव हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 0% इंप्रूवमेंट होती है ऑन द जीआरई रीडिंग पैसेज क्वेश्चन अगर आप नॉवेल्स और आर्टिकल्स पर अपना टाइम 2026 में जाया कर रहे हैं। तो फोकस ऑन रीडिंग एंड सॉल्विंग एक्चुअल जीआरई पैसेज। ट्रैप्स जीआरई अपने पैसेजेस में ले करता है, वो आपको इंटरनेट के ऊपर किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे। तो आप अपना फोकस जो है उन पैसेजेस पे करें, और सिर्फ रीड नहीं करना अपने पैसेजेस को, उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। वंस यू आर डन विद द बेसिक फंडामेंटल टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज, यू नीड टू मूव ऑन टू रीडिंग एंड सॉल्विंग जीआरई पैसेजेस। और इसी तरह जिस तरह मैंने कहा कि बिल्ड वोकैबुलरी थ्रू सॉल्विंग क्वेश्चंस, पहले 2 से 3 हफ्ते फ्लैश कार्ड्स कर लें, उसके बाद मूव ऑन टू एक्चुअल क्वेश्चंस एंड मेक योर ओन फ्लैश कार्ड्स ऑफ द वर्ड्स दैट यू डोंट। फिर जो सेकंड फेज है प्रिपरेशन का, दैट इज फ्रॉम वीक 3 टू वीक 5। जो चीजें आपने फेज 1 में सीखी हैं, अब उनकी एक्सेसिव एक्सटेंसिव किस्म की जो एप्लीकेशन है उसको हम फेज 2 में लेकर आएंगे। पहली चीज तो ये है कि आपका प्लान अब इसमें ये होना चाहिए कि पर डे 2 to 3 पैसेजेस आपने सॉल्व करने अलॉन्ग विद देयर क्वेश्चंस, यानी कि ऑलमोस्ट एक पैसेज के साथ ऑन एवरेज 2 से 3 सवाल होते हैं, तो 8 एक सवाल 10 सवाल रीडिंग पैसेजेस के पर डे, प्लस 15 to 20 टेक्स्ट कंप्लीशंस एंड सेंटेंस इक्विवेलेंस क्वेश्चंस। रिव्यू योर मिस्टेक्स। और आजकल अगेन चैट जीपीटी का दौर है, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको एक पर्सनल ट्यूटर की फॉर्म में चैट जीपीटी से मिल जाती हैं। अगर आपकी स्पेसिफिक कोई इश्यूज हैं, बार बार आ रहे हैं और आप पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो आप चैट जीपीटी को अपनी एरर लॉग फीड कर देते हो, वो आपकी एरर लॉग को प्रोसेस करके आपको बता देगा कि जी आपके जो पैसेजेस हैं या टेक्स्ट कंप्लीशन इक्विवेलेंस है उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। उसके बाद ये है कि देखें जो टेक्स्ट कंप्लीशन इक्विवेलेंस स्ट्रेटजी है ना, उसके ऊपर यू नीड टू फोकस ऑन ओनली दीज 3 थिंग्स। दीज आर ऑल दैट you need to ace your text completions and equivalence questions. Identifying clues and hints within the sentence, support and contrast words जिनको transition words भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने कहा although है, nevertheless है, moreover है, in addition to है, on top of है, consequently, subsequently, इस तरह के जो words होते हैं इनके ऊपर फोकस करना, और अपने ऑप्शंस पे जाने से पहले अपने आंसर को आइडेंटिफाई कर लेना या प्रिडिक्ट कर लेना कि फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन के अंदर ब्लैंक के अंदर किस तरह का ऑप्शन जाना चाहिए। So these are the 3 most important techniques that you would need to ace your वर्बल टेक्स्ट कंप्लीशंस एंड इक्विवेलेंस क्वेश्चंस। इसके अलावा सब बुलशिट है। और आरसीज के अंदर भी आपने ज्यादा फोकस जो है ना वो सिर्फ इन 2-3 चीजों पे करना है। नंबर 1, व्हाइल यू आर रीडिंग द पैसेज आपको ये क्लियर हो कि इस पैसेज का मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरी, ऑथर की टोन क्या है, ऑथर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई डिबेट करना चाह रहा है किसी किस्म के कोई चीज को जो है वो सपोर्ट करने के लिए कोई पैसेज लिख रहा है, व्हाट इज हिज टोन। और लास्ट इज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगेन, स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर ये होता है कि उसने कहानी एक तरफ से शुरू की, उसके बाद वो बिल्कुल रिवर्स में किसी और डायरेक्शन में चला गया, उसने उस चीज को नेगेट करना शुरू कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लो क्या है चीजों का, कि उसने सबसे पहले पैसेज कैन स्टार्ट विद सेइंग कि भाई फलाना बंदा जो है ना वो ये कहता था, फिर वो कहेगा जी फलाना बंदा तो कुछ और कहता था, और फिर एंड में ऑथर कहेगा कि जी नहीं मेरे ख्याल में ये दोनों ही गलत है, मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू शुड फोकस ऑन द आरसी स्ट्रेटजी। इसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज यूजलेस। ग्रेग मैट हो गया या मैनहट्टन की बुक्स हो गई या आप जीमैट निंजा हो गया, उसको देखेंगे तो उसके अंदर इन्हीं चीजों को जो है वो मास्टर करने के ऊपर फोकस करवाया गया। फिर जो हमारा फेज 3 है दैट इज वीक 6 एंड 7 है, इसमें हमारा फोकस होगा ऑन एक्यूरेसी एंड स्पीड। जीआरई के अंदर जो पहला चैलेंज है वो है टेक्निक्स सीखना, उनको अप्लाई करना, उनके ऊपर मास्टरी हासिल करना। उसके बाद जो सेकंड फेज ऑफ योर प्रेप है या स्टेप 2 ऑफ योर प्रेप जो है वो है इन सब चीजों को बहुत तेजी के साथ अंडर टाइम कंडीशंस, अंडर टाइम प्रेशर जल्दी से सॉल्व करना। मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट्स करना कि सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके, जैसे जीआरई के अंदर होता है कि जी आधे सवाल पैसेजेस के हैं, आधे सवाल टेक्स्ट कंप्लीशन इक्विवेलेंस के हैं, उस तरह आधे आधे सवालों के सेट्स बना के आप जो है उनको अंडर टाइम कंडीशंस 1.5 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से जो टोटल टाइम बनता है आप उसके अंदर अपने आप को जो है वो प्रैक्टिस करें और अपनी जो टाइम मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करें। जितने सिंगल ब्लैंक क्वेश्चन हैं, डबल ब्लैंक क्वेश्चन हैं, ट्रिपल ब्लैंक क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर पर क्वेश्चन दिस इज हाउ मच टाइम यू शुड बी गिविंग टू देम। अगर आप इन टाइम से ऊपर जा रहे हैं तो आपकी टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगी। अगर आप पैसेजेस की बात करें, आपको पैसेज को पढ़ने के ऊपर 2 से 3 मिनट पर पैसेज को पढ़ने पर
टाइम लगाना चाहिए और 1 से 1.5 मिनट क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर लगाना चाहिए। ये जो टाइम प्रैक्टिस है ना, ये मैं समझता हूँ कि आपको पहले 6 हफ्ते बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शुरू में करेंगे ना तो आपका फोकस फिर स्ट्रेटजीज को मास्टर करने पे नहीं होगा, आपका ज्यादा फोकस होगा कि जी बस जल्दी जल्दी सवाल निकालो, वो आपसे सवाल होंगे नहीं, फिर आप फंस जाओगे। तो फोकस करें आप अपना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर टुवर्ड्स दी एंड वीक 6 एंड वीक 7 के ऊपर। और इसके अंदर मेरा सजेशन ये होता है कि डेली बंदा जो है ना 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले, जिसमें आधे आरसीज हो, आधे टेस्ट इक्विवेलेंस हो। और अगर बंदा ये चीज 10 से 14 दिन करे अंडर टाइम कंडीशंस, तो आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो भी काफी हद तक ऑलमोस्ट परफेक्ट हो जाती है। उसके बाद जो लास्ट फेज है ना, फेज 4, वो है मॉक एग्जाम्स। अच्छा, मैं हमेशा लोगों को एडवाइस ये करता हूँ कि आप मॉक एग्जाम्स जो है ना वो बिल्कुल एंड में जाके ना दे, बीच में भी एक आध देते हैं। आधी प्रिपरेशन की होती है मिड वे वीक 4 के अंदर, तो वहां पर आप एक आध डायग्नोस्टिक देते हैं जस्ट टू सी कि यार वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ। आपने जो इतने 4 हफ्ते 3 हफ्ते तैयारी की है, उसके बाद उसका इफेक्ट क्या है, उसका आपको फायदा क्या हुआ है। उससे आपको 2-3 चीजें पता चल जाएंगी। एक, आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके वीक एरियाज कौन से हैं जिन पे आप मजीद जो 3-4 हफ्ते हैं वो एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हैं। प्लस आपको एक थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाएगा कि यार ये जो पूरा एग्जाम सेटिंग है ये किस तरह से वर्क कर रही होती है। 1 और मे बी 2 मॉक्स आप वीक 4 में कर लें, उसका पर्पज सिर्फ टेस्टिंग द वाटर्स होगा। और उसके बाद वीक 8 के अंदर ना मजीद 5 से 7 मॉक एग्जाम जो है ना वो आप अटेम्प्ट करें। ये कंप्लीटली टाइम होने चाहिए, एक्चुअल जो रियल टेस्ट है उसकी इन्वायरमेंट को सिमुलेट करना चाहिए। और मॉक्स के लिए भी मैं आप लोगों को ईटीएस के वजह से मॉक्स सजेस्ट करता हूँ, लेकिन अगेन ईटीएस डज नॉट हैव दिस मेनी मॉक्स। मैनहट्टन के मॉक्स भी बहुत महंगे हो चुके हैं। तो अगर आपको मॉक्स वगैरह की एक्सेस चाहिए तो अगेन जस्ट लेट मी नो, आई कैन शेयर सम मॉक्स विद यू एज वेल। 2 to 3 hours per day on average for 8 weeks is what you need to get a really good score on the verbal section। यानी कि अगर आपका टारगेट है इसके यार मैं 160 प्लस जाऊँ और आप 2 से 3 घंटे पर डे फॉर 8 वीक्स दे रहे हैं कंसिस्टेंटली, वीकेंड्स पे थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो यू कैन रियली गेट अ वेरी गुड स्कोर। अब जो ब्रेकडाउन है ना उन 2 से 3 घंटों का, वो बेसिकली ये है कि आपने 30 to 40 मिनट्स जो है वो वोकैबुलरी बिल्डिंग पे एक्सक्लूसिवली फोकस करना है, अपनी वोकैबुलरी को रिवाइज करने पे फोकस करना है, आवर और सो ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड अनदर हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स ऑन योर टेक्स्ट कंप्लीशन एंड इक्विवेलेंस। और अपनी एरर लॉग को अगेन रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना, अपनी एरर लॉग को बिल्ड करना। दिस शुड बी अनदर लाइक 20 to 30 मिनट्स पर डे। आरसी स्ट्रेटजीज के अंदर, टेक्स्ट कंप्लीशन की स्ट्रेटजीज के अंदर डू नॉट गो बियॉन्ड दीज थिंग्स। और वोकैबुलरी के ऊपर मेक योर ओन फ्लैश कार्ड्स। शुरू के 2-3 हफ्ते कर ले, बाद में अपने फ्लैश कार्ड्स बनाए फ्रॉम द वर्ड्स दैट यू आर कमिंग अक्रॉस इन द क्वेश्चंस, इन द मॉक एग्जाम्स, इन द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इन द टाइम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। वो करने के बाद फिर आप जो है अपनी आपकी वोकैबुलरी जो है ना वो ज्यादा बेहतर हो जाती है और उसके अंदर आप बोर भी नहीं होते, क्योंकि जाहिर है फ्लैश कार्ड्स बड़ा बोरिंग सा काम होता है जब आप वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे होते हैं वाया प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो दैट इज अ लिटिल मोर एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। और एरर लॉग को लाइक आई सेड अपडेट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब आप इतने हफ्ते पढ़ लेंगे ना तो आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी टू रिवाइज। अब उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें वो कौन सी होंगी जो एरर लॉग में आपने ट्रैक की होंगी, आपकी गलतियां, उनको अगर आप प्रॉपर्ली ट्रैक करेंगे ना तो आप 2 महीने के बाद आपके लिए इतना ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा उन चीजों को बेहतर करना या इंप्रूव करना जिनके अंदर आप मार खा रहे थे। चैट जीपीटी को अपनी एरर लॉग जो है वो दिखा दें, वो उसके अंदर आपको बता देगा कि किन चीजों पे आपको फोकस करने की जरूरत है। एंड कीप रिवाइजिंग द एरर लॉग ऑन द रेगुलर बेसिस। परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश ना करें। बहुत सारे लोग जो है ना वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि यार हमें 90% एक्यूरेसी जब तक हमारी नहीं आएगी ना तो हम तैयारी करते रहेंगे। इट्स कंप्लीटली यूजलेस टू डू दैट, बिकॉज जीआरई वर्बल सेक्शन में द गुड थिंग इज कि इन ऑर्डर टू गेट अ वेरी डिसेंट स्कोर यू डोंट नीड अ वेरी हाई एक्यूरेसी। कहते हैं जी आई एम ओके विद समथिंग अराउंड 150 to 155, तो आपको आधे सवाल ठीक करने दोनों सेक्शंस। 155 to 160 का स्कोर चाहिए तो 60 to 70% क्वेश्चंस आप ठीक कर लें, यानी कि पहले सेक्शन में 12 में से 6-7 सवाल ठीक कर लें, दूसरे सेक्शन में भी आप 15 में से जो है वो 8-9 सवाल ठीक कर लें, तो आपका इस रेंज में स्कोर आ जाएगा। और अगर आप इवन 160 प्लस भी स्कोर करना चाह रहे हैं विच इज लाइक अ वेरी हाई स्कोर ऑन द वर्बल सेक्शन, ये 90th परसेंटाइल का स्कोर बनता है, तो वहां पर 70% यानी कि पहले सेक्शन में आपने 8-9 सवाल ठीक कर लिए, दूसरे सेक्शन में आपने 10-11 सवाल ठीक कर लिए, तो आपका 160 टप जाता है। तो परफेक्शन एम करने की जरूरत नहीं है। मेरा आपको बल्कि सजेशन ये होता है कि आप ज्यादा जो है ना फोकस करें ऑन क्वालिटी देन क्वांटिटी, यानी कि आप सारे क्वेश्चंस को करने के बजाय फ्यूअर क्वेश्चंस पे फोकस कर लें एंड ट्राई टू गेट अ हायर एक्यूरेसी आउट ऑफ इट। पहले सेशन में 12 सवाल है, आपने एक आध सवाल शायद स्किप करना चाहें तो कर दें। 11 सवाल कर लिए, फोकस कर लिए, उनमें से 9 सवाल ठीक करने की कोशिश करें, 10 कर लें, उनमें से 8 करने की ठीक करें कोशिश करें। सेकंड सेशन में 15 में से आप 13 सवालों पे फोकस कर लें, उनमें से 10-11 ठीक करने की कोशिश करें, तो उससे ये होगा कि आपका स्कोर भी बहुत अच्छा आ जाएगा और आप पे वो प्रेशर भी नहीं पड़ेगा कि यार मुझे सारे सवाल मुका दें और मुझे सवालों को भगा दें। और देखिए 2026 के अंदर ना जो जीआरई के अंदर जो पैसेज आते हैं बड़े छोटे साइज के आते हैं, मैक्सिमम 250-300 वर्ड का पैसेज होगा, 2 पैराग्राफ का पैसेज होगा, तो आपको लार्जर क्वांटिटी ऑफ टेक्स्ट पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, रीडिंग स्पीड बिल्ड करने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ एनालिसिस के ऊपर काम करने की जरूरत है। छोटे पैसेजेस लेकिन वेरी वेरी शार्प एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और लाइक आई सेड, एक्यूरेसी मैटर्स मोर देन वॉल्यूम, यानी कि क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। डोंट ट्राई टू डू ऑल द क्वेश्चंस अद्धे पचद्दे किस्म के तरीके के साथ और उसमें सभी गलत हो जाए, बजाय इसके वो करें। बेहतर है कि कम क्वेश्चंस पे फोकस करें, अपनी एक्यूरेसी बिल्ड करें एंड ओनली यूज दी ऑफिशियल जीआरई क्वेश्चंस। जीआरई का जो वर्बल सेक्शन है ना, उसका प्रॉब्लम ये है कि लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लोगों को लगता है कि यार बस किताबें पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, बहुत सारी वोकैबुलरी के फलंदे जो हैं उनको तैयार करना शुरू कर दो। दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन 2026 इफ यू आर एमिंग फॉर अ 155 160 प्लस काइंड ऑफ अ स्कोर ऑन द वर्बल सेक्शन। आपको फोकस करना है ऑन सॉल्विंग द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऑन लर्निंग द वोकैबुलरी दैट यू कम अक्रॉस इन दोस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आइडेंटिफाइंग योर मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग while solving the questions, identifying the question types that you are making mistakes with, और उसके बाद अपनी जो critical thinking है, analysis है, अपना focus on support words, contrast words को identify करना, important pieces of information को identify करना, उस पर focus करना, जो irrelevant details है या miscellaneous information है passages के अंदर उसको ignore करना, text completion equivalence के अंदर clues और hints को identify करना। मतलब basically building an eye for identifying and analyzing the most crucial piece of information within amount of text is what is important for a good verbal score. Again, अगर आपके कोई questions हैं तो please feel free to ask them in the comment box below. Thank you.